हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज मेंस करंट अफेयर्स सेशन में हम बात करने वाले हैं गिग इकोनॉमी की। तो गिग इकोनॉमी की हम क्यों बात कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, या फिर ये न्यूज़ में चर्चा में क्यों है। दोस्तों, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई है जिसमें कहा गया है कि गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये पहला कॉन्टेक्स्ट हुआ जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। दूसरी चीज़ ये है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गिग इकोनॉमी की वजह से इंडिया में लगभग 90 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं बाय द ईयर 2028। तो इसलिए हम जो है आज यहाँ गिग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो गिग इकोनॉमी किसे कहते हैं, हमने न्यूज़ में देख लिया, ये देख लिया कि करंट अफेयर्स में क्यों है, बट गिग इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, जो अगर आप रेगुलर या कन्वेंशनल वर्क की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, उसको हायर किया जाता है परमानेंट बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर, या फिर कहना चाहिए कि उसके बीच में एक रिलेशन होता है जो कि सिर्फ एक दिन या 2 दिन का नहीं होता, या सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क तक सीमित नहीं होता है। आज आपने किसी अपने, मान लीजिए कोई लेबर है, कैजुअल लेबर भी है, आज आपने उसको एक काम दे दिया, नेक्स्ट डे आप उसको कोई और काम देते हो, तीसरे दिन आप उसको कोई और काम पे लगाते हो, या फिर आप उसको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है। ये कहना चाहिए कि सिर्फ एक टास्क तक लिमिटेड नहीं होता या कुछ घंटों तक लिमिटेड नहीं होता है। वहीं यही जो दूसरी तरफ अगर आप गिग इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर कोई ऐसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आपका जो रिलेशनशिप है वो एक पर्टिकुलर टास्क या फिर कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए होता है, जहां पर जो है जो भी आपकी सर्विसेज ले रहा है या आपको एम्प्लॉय कर रहा है तो वो आपको पर आवर बेसिस पर या फिर पर टास्क बेसिस पर पेमेंट करता है। एक बार आपका टास्क खत्म हो गया तो फिर आपका काम भी खत्म हो गया। आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है कंपनी की तरफ कि मुझे आगे आपके लिए ये काम करना, ना ही कंपनी की कमिटमेंट है आपके लिए कि आपको आगे कोई काम देना है। तो एक तरह से ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है। इसकी क्या फॉर्मल डेफिनेशन है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिपेंडेंट वर्कर्स फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स ऑन अ पर टाइम और पर टास्क बेसिस विद नो कमिटमेंट ऑफ फ्यूचर वर्क, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इसके क्या क्या मॉडल्स हैं, गिग इकोनॉमी आपको कहां कहां देखने को मिलेगी और किस फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो अगर इसके बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कौन सा, डिजिटल मार्केट प्लेस मॉडल। डिजिटल मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि जैसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को देखते हैं कि जो सेलर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है वो बायर्स तक पहुंचने का। इसी तरह से जैसे कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, तो इन सब लोग जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया। जैसे कि अगर आप देखिए अर्बन कंपनी की बात करें तो अर्बन कंपनी ने क्या किया कि इन सर्विसेज के हिसाब से इन वेंडर्स को, यानी कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इनको लिस्ट डाउन किया और आप एज अ बायर जो है इनकी सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सी सर्विस चाहिए, आप उस प्लम्बर को बुला सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुला सकते हैं। तो ये एक मॉडल हो गया। यहाँ पर जो अर्बन कंपनी है और जो इलेक्ट्रीशियंस या फिर प्लम्बर्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अर्बन कंपनी को अपना कमीशन मिल जाता है और वो जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, वो नहीं जाना चाहते तो नहीं जाए, अर्बन कंपनी उनको फोर्स नहीं कर सकती है। दूसरा जो मॉडल है वो क्या है, वो है सर्विस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। सर्विस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या, एक तरह से जैसे शादी.com, जैसे शादी.com में क्या था कि जो मैचेस को कंबाइन करना था कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स डाली, किसी दूसरे ने अपनी रिक्वायरमेंट्स डाली, आपने देखा कि हाँ ये तो मैच हो रहा है। इसी तरह से वर्कर्स के केस में भी है कि मान लीजिए मेरी स्किल क्या है, मेरी स्किल है कि मैं बहुत अच्छी टाइपिंग कर सकता हूं या मैं डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो मैंने अपनी स्किल्स को वहां लिस्ट डाउन किया कि आई एम एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट, मेरा इतना इतना एक्सपीरियंस है, मेरा ग्रेजुएशन इस चीज में है। वहीं कोई कंपनी है जो कि ढूंढ रही है एक अच्छा डेटा एनालिस्ट, तो वो क्या करेगा, आपको दिखाएगा कि अच्छा देखिए इतने सारे ये डेटा एनालिस्ट हैं, इनकी ये स्किल्स है, इनका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, तो फिर उनको मैच करवा सकता है कि कौन कितने पैसे मांग रहा है और आप किसी भी एक वर्कर को, किसी भी एक डेटा एनालिस्ट को अपनी पसंद के हिसाब से हायर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रू लांसर। तो ये हो गया सर्विस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म मॉडल।
तीसरा मॉडल क्या है? तीसरा मॉडल है एसेट और सर्विस शेयरिंग मॉडल, जैसे कि उबर में देखते हैं। जैसे वहां पर एक गाड़ी है, एसेट है ना, उसको ड्राइवर और कंपनी मिलके उससे जो पैसा आ रहा है उसको शेयर कर रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ड्राइवर की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप जोमेटो की बात करें तो वहां पे जो फूड डिलीवरी बॉयज होते हैं तो वो क्या करते हैं, फूड डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, उसके लिए उनको कुछ पेमेंट मिलता है। जितनी ज्यादा वो डिलीवरी करेंगे उतने ज्यादा उनको पेमेंट मिलेगा, उनका जो भी कमीशन तय होता है वो मिलता है। इसी तरह से जो उबर होता है उसमें कंपनी का एक कमीशन होता है। जो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं उबर ने ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर को मैच करवाया पोटेंशियल कस्टमर से, तो उसके बदले में वो कमीशन लेते हैं। तो ये सारे इनके मॉडल्स हैं जो गिग इकोनॉमी के आज आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रख दिए हैं। गिग वर्क क्यों फेमस हो रहा है, कि क्यों लोग जो है अपनी कुछ लोगों ने क्या किया था, बीच में अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के उन्होंने ओला उबर में अपनी गाड़ी लगाई थी, एज अ ड्राइवर वो काम करने लग गए थे, पढ़े लिखे लोग भी। तो क्यों गिग वर्क क्यों करना चाहते हैं? उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ऑटोनॉमी और कंट्रोल रहे अपने काम के ऊपर, वो अपने हिसाब से काम करे। अगर वो मान लीजिए कोई रात में गाड़ी चलाना चाहता है तो वो रात में गाड़ी चलाए, उसे नहीं करनी 9 to 5 जॉब। तो ऑटोनॉमी और कंट्रोल के लिए कुछ लोग काम करते हैं। कुछ लोग काम करते हैं कि अर्निंग वाइल सीकिंग अ बेटर जॉब। मान लीजिए आपने जॉब छोड़ दी है, आप चाहते हैं कोई नई जॉब आपको मिल जाए, तो उस जब कुछ जो टाइम पीरियड होता है ना, जो बीच में पुरानी जॉब चलेगी, नई जॉब आप ढूंढ रहे हैं, तो उस टाइम पर कुछ काम मिल जाए, थोड़ा सा सस्टेन करने के लिए पैसा मिल जाए, इसलिए लोग गिग वर्क में आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बैलेंसिंग द करियर एंड द फैमिली नीड्स। कुछ जॉब्स जो होती हैं बहुत हेक्टिक होती हैं कि आपको फैमिली को टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो कुछ लोग जो है इसलिए गिग वर्क में आ रहे हैं सो दैट वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाए, अपने काम को भी अच्छे से कर पाए और फैमिली को भी जो समय मिलना चाहिए वो दे पाए। इसलिए अपनी फैमिली और अपने करियर को बैलेंस करने के लिए भी गिग वर्क का जो है कहना चाहिए चलन जो है बढ़ रहा है हमारी इकोनॉमी में। 22% लोग कहते हैं ओनली वे टू मेक एन इनकम, मतलब कि उनका सिर्फ यही रोजगार है। अब जैसे जोमेटो में कोई डिलीवरी बॉयज है तो कोई और जॉब नहीं कर रहे हैं, उनकी सिर्फ दाल रोटी जो है इसी से चल रही है, फूड डिलीवरी करके। ओला उबर में इन्होंने इसमें किसी ने अगर अपनी गाड़ी लगाई हुई है, कोई ड्राइवर है, तो उनके लिए भी प्राइमरी ब्रेड एंड बटर क्या है, यही है जो कहना चाहिए ओला उबर से जो उनकी इनकम आ रही है। 55% लोगों का कहना है मेकिंग एक्स्ट्रा मनी ऑन द साइड, मतलब कुछ जॉब चल रहा है लेकिन साथ में वो कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। उस एक्स्ट्रा कमाने के लिए वो कुछ गिग वर्क का काम करते हैं। मान लीजिए फ्रीलांसर का काम कर दिया, किसी बुक का रिव्यू करना, या फिर मान लीजिए किसी कोई अगर आईटी पर्सन है तो उसने कुछ डिजिटल एडवर्टाइजिंग का काम कर दिया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम हो जाए, इसलिए भी लोग गिग वर्क में आते हैं। तो ये सारे रीजंस है कि लोग गिग वर्क क्यों कर रहे हैं। अब इस गिग वर्क के या गिग इकोनॉमी के एडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज देखें तो कॉस्ट सेव करता है। किसकी कॉस्ट सेव करता है? कंपनीज की कॉस्ट सेव करता है, क्योंकि अब उनको रेगुलर एम्प्लॉयज हायर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब उनको जरूरत हो, when needed they can hire the services। जब उनको जरूरत पड़े तब वो किसी को हायर कर सकते हैं। एक रेगुलर मान लीजिए उनको एक जरूरत है कि हमें एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग करनी है, तो डिजिटल एडवर्टाइज करने के लिए वो जो है एक पर्टिकुलर किसी कंपनी को, किसी वेंडर को या फिर इंडिविजुअल को हायर कर सकते हैं 3 महीने के लिए। उसके बाद उनको जरूरत नहीं है तो नहीं रखेंगे, तो कॉस्ट सेविंग होगी। अगर आप कोई परमानेंट एम्प्लॉय रखते तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती। यहां पर क्या है, यहां पर आपको जब जरूरत है सिर्फ तभी रखना है, तो आपकी कॉस्ट जो है वो सेव हो जाती है। कॉस्ट सेव होती है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किसको दे रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को भी दे रहा है और जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो दोनों को मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को भी और इंडिविजुअल को भी। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी? इंडिविजुअल जो है जब काम करना चाहे तभी काम करे। मान लीजिए उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं करना चाहता है, कोई बीमार है, तो 1 हफ्ता नहीं काम करेगा, उसकी मर्जी है, नहीं वो कुछ काम करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को भी कि वो अपने हिसाब से जब उसको जरूरत हो तभी हायर करे, बाकी टाइम वो हायर ना करे। प्रोवाइड जॉब्स। अब देखिए करोड़ों लोग जो हैं हमारे इस काम में लगे हुए हैं, ओला उबर जोमेटो स्विगी, इन सारी उसमें बहुत सारे जो अनस्किल्ड टाइप के जॉब्स हैं
और जिन पे जहां पर कि बहुत हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो उसमें भी ये आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी वर्कफोर्स है तो हर एक को बहुत स्किल्ड जॉब्स प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहां पर गिग इकोनॉमी जो है अनस्किल्ड और लो क्वालिफिकेशन वाले लोगों को भी जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। बेस्ट टैलेंट फॉर दी जॉब। अब जैसे हमने देखा कि ट्रूल आंसर का एग्जांपल हमने लिया था, उसमें देखा कि भाई सबने अपनी अपनी स्किल्स लिस्ट की गई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिस्ट की गई हैं, तो वहां एक काम के लिए आपको 10-50 लोग मिल जाएंगे। तो आप जो है उनमें से जो बेस्ट है, जो आपको लगता है ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, उसको आप हायर कर सकते हैं। तो आपको बेस्ट टैलेंट मिलेगा, क्योंकि आपका जो टैलेंट पूल है जिसमें से आपको चूज करना है वो इंक्रीज हो चुका है। बेनिफिट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा? एक तो जो सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। आज अगर ये फूड डिलीवरी एप्स नहीं होती तो जो है खाना भी जो है मुश्किल हो जाता है। खास करके जैसे अगर आप देखें कोविड टाइम्स में जैसे स्टूडेंट्स थे या सिंगल लोग हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट क्योंकि फूड डिलीवरी अलाउड थी तो उस वजह से काफ़ी लोगों को राहत मिली। तो सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, साथ ही साथ उनकी अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि कंपनी के लिए कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिलता है। स्किल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? यहाँ कोई कंपनी तो आपको कुछ करवाएगी नहीं, तो यहाँ स्किल डेवलपमेंट ऐसे होता है कि जब आप गिग वर्कर होते हैं तो आप ट्राई करते रहते हैं कि अच्छा चलो मैंने अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग की है, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं डिजिटल फोटोग्राफी में जाना चाहता हूँ। तो वहाँ एक आप नई स्किल सीख लेंगे। आपको लगता है कि यार इस काम में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो आप हो सकता है कोई नया कोर्स कर लें, कुछ नई चीज़ सीख लें और फिर जो है उसके लिए अप्लाई करें। तो इस तरह से आप वेरीड काइंड ऑफ स्किल्स जो है वो सीख जाते हो। तो ये एडवांटेजेस है। अब हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ इश्यूज भी होते हैं या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। तो आपको रेगुलर वर्क मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रेगुलर वर्क की गारंटी कोई भी नहीं आपको देगा। तो आपकी जो इनकम है वो भी इरेगुलर हो सकती है। सेकंड इज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आप एक वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते। कैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट? जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, आपके इंश्योरेंस फैसिलिटीज होती हैं, या ईपीएफओ की फैसिलिटीज, ये सब आपको नहीं मिलेगी। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, कोई पेंशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो इन सारी जो बेनिफिट्स होते हैं एक रेगुलर जॉब के, ये आपको नहीं मिलेंगे। थर्ड इज करियर प्रोग्रेशन। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो आपको पता है कि अच्छा आप आज एनालिस्ट ज्वाइन किए हैं, आप फिर कल के दिन को असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, आप सीनियर मैनेजर बनेंगे। तो इस तरह से एक हायरार्की डिफाइन होती है। आपको पता होता है कि मेरा करियर जो है किस डायरेक्शन में जाने वाला है। बट यहाँ पर आपको नहीं पता है। यहाँ तो आपको ये भी नहीं पता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या फिर जो मेरा टास्क मैं कर रहा हूँ इसको कंप्लीट होने के बाद जॉब नहीं मिलेगी या मिल पाएगी। तो आपको नहीं पता कि आपका करियर जो है क्या डायरेक्शन यहाँ पर लेने वाला है। तो करियर प्रोग्रेशन पे क्लैरिटी जो है यहाँ पर नहीं आती है। पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर देखिए जो लोग हैं उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। बहुत सारे गिग वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बट आपस में उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रूफ रीडर्स हैं या डिजिटल एडवर्टाइजिंग करते हैं, बट वो स्कैटर्ड हैं, है ना, उनकी कोई यूनियन नहीं है, वो आपस में कभी बात नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा कि आपकी जो बार्गेनिंग पावर है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अच्छी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से कि बहुत चांसेस रहेंगे कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बड़ी बड़ी वो आपको एक्सप्लॉइट करें, वो आपको कम पैसे में ज़्यादा काम करा सकते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, क्योंकि कोई यूनियन नहीं है, कोई आपकी बार्गेनिंग जो पावर है वो नहीं है। और क्या डिसएडवांटेज है? लेबर लॉज। जो लेबर लॉज है उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि गिग वर्कर क्या होते हैं, क्या वो रेगुलर वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते हैं। दूसरा क्या है कि कोई कंपनी है यूएसए की, तो वहां के लेबर लॉज लागू होंगे उसके ऊपर, या फिर इंडिया के लेबर लॉज लागू होंगे। तो यहां पर भी बहुत क्रॉस बॉर्डर जो लेबर लॉज है वहां दिक्कत आने लग जाती है। तो ये सब
अभी मसले हैं जो कि गिग इकोनॉमी में अभी सुलझे नहीं हैं। स्किल शॉर्टेज, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 2% वर्कफोर्स जो है हमारी स्किल्ड है। अब गिग इकोनॉमी में ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी एक अच्छे जॉब की, एक अच्छी इनकम की, वो किसके लिए आएंगी? जो स्किल्ड वर्कफोर्स है। तो अभी हमारे यहाँ इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, जिसकी वजह से हम पूरा कहना चाहिए जो पोटेंशियल है गिग इकोनॉमी का अभी उसको रीप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो है हमारे सामने डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? सबसे पहली चीज कि हमें अपनी वर्कफोर्स को बेसिक ट्रेनिंग देनी चाहिए, एटलीस्ट के कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ के बार्गेनिंग किस तरह से की जाती है, उनको लिखना पढ़ना, एटलीस्ट एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम हो या ड्राइवर का काम हो, कुछ ऐसी बेसिक ट्रेनिंग हमें सबको देनी चाहिए अपनी वर्कफोर्स को। सोशल प्रोटेक्शन जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, चाहे वो गिग वर्कर हो, चाहे वो कैजुअल वर्कर हो, चाहे वो रेगुलर वर्कर हो, हर एक किसी को क्या होना चाहिए? सोशल प्रोटेक्शन सबको मिलनी चाहिए। हर एक को पेंशन बेनिफिट्स हो, मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए। तो कुछ ये सोशल जो प्रोटेक्शन है जो नेसेसरी है, ये सभी को जो है वो मिलनी चाहिए। एड्रेसिंग द स्किल शॉर्टेज, अभी जैसे हमने बात करी कि सिर्फ 2% हमारी वर्कफोर्स जो है वो स्किल्ड है, तो हमें अपनी जहां जहां स्किल शॉर्टेज है वहां हमें स्किल डेवलपमेंट करना होगा। खास करके जो भी इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, या फिर आप कहना चाहिए इवन टूरिज्म सेक्टर में, या फिर और जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं हमारे, तो वहां पर जो है हमें लोगों को वो नई स्किल्स प्रोवाइड करनी होंगी। और जो लोग बिल्कुल अनस्किल्ड हैं उनको भी किसी तरह की ट्रेनिंग, किसी तरह की स्किल हमें देनी पड़ेगी सो दैट उनको क्या मिल पाए? उनको एक अच्छा जॉब मिल पाए, उनको जो इनकम है उनकी स्किल के हिसाब से उनको इनकम मिले। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या है, आपको साथ में वर्क एश्योरेंस भी देना पड़ेगा। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, बट एक एश्योरेंस भी होना चाहिए कि भाई इतना भी शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता कि सिर्फ 8 घंटे के लिए काम मिलेगा या 16 घंटे के लिए काम मिलेगा। एटलीस्ट एक कमिटमेंट थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर आप सेटिस्फैक्टरली ये वर्क कर देते हैं तो नेक्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स भी हम आपको ही देंगे, सो दैट जो एक मेंटल प्रेशर है जो एक गिग वर्कर के ऊपर हमेशा रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसके अंदर आएगी। तो ये सारे जो है एक्शंस हम ले सकते हैं सो दैट जो गिग इकोनॉमी का पोटेंशियल है उसको फुल्ली रियलाइज कर पाएं, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, गिग वर्कर्स हैं, या फिर कंज्यूमर्स हैं, उन सभी को फायदा पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गिग इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।